हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका मैथ्स क्लास में। तो लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हमने फंक्शन टॉपिक को स्टार्ट किया था और आज उसी टॉपिक को अपने कंटिन्यू करेंगे। तो फंक्शन होता क्या है इसके बारे में अपने पिछली वीडियो के अंदर कर लिया था कि फंक्शन कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। कुछ इस तरीके से कोई भी एक फंक्शन हो गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, ये कोई भी एक फंक्शन हो गया और इसी फंक्शन को आप क्या बोल देते थे y बोल देते थे। इतना हमने पिछली क्लास में किया था कि फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x और y वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना होता है, अपने एक साइड लेके आना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर x आपको बताया गया था कि x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि y को अपने आप पर डिपेंड कर रहा है। मतलब y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल था और x यहाँ पर अपना क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पर आप रखते हो, कोई भी x की वैल्यू, मान लो x को आपने 2 रखा या 3 रखा या 4 रखा, कुछ भी रखा, कि अगर x की जगह मान लो आपने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 और आपके पास आंसर जो आ रहा है 11 आ रहा है कि f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 11 आ रही है। तो ये जो x की वैल्यू आपने पुट करी है इसको अपने बोलते हैं फंक्शन का डोमेन। डोमेन क्या होता है कि जो x की वैल्यू आपने उसके अंदर रखी है, तो x की क्या रखा है, यहाँ पर 2 रखा है, तो इस फंक्शन का डोमेन जो है 2 जो है इस फंक्शन के डोमेन के अंदर है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन एक इंटरवल होता है। डोमेन एक इंटरवल होता है और ऐसा इंटरवल जिसकी सभी की सभी वैल्यू इस फंक्शन के अंदर रखी जा सके, वो इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। कि एक ऐसा इंटरवल जिसमें से कोई भी वैल्यू आप फंक्शन के अंदर रख सको, उसे अपने बोलते हैं फंक्शन का डोमेन। और जो यहां पर y की या फिर fx की वैल्यू आपको मिलती है उस वैल्यू को बोला जाता है रेंज, और वो आपका फंक्शन का क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। और रेंज भी एक क्या होता है, इंटरवल होता है। तो डोमेन भी एक इंटरवल है, रेंज भी एक इंटरवल है, लेकिन डोमेन कौन सा इंटरवल है, जिसमें से आप x की वैल्यू पुट करते हो, और रेंज कौन सा इंटरवल है जो आपको y की वैल्यू मिलती है, उसे अपने बोलते हैं डोमेन और रेंज। फर्क पता लग गया होगा दोनों में। तो x की वैल्यू, x की जगह आपने 2 रखा तो 2 यहां पर किसका काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है। और यहां पर आपको 11 मिला तो 11 यहां पर किसका काम कर रहा है, रेंज का एलिमेंट हो गया। तो डोमेन का एलिमेंट 2 है, रेंज का एलिमेंट क्या है, 11 है इस केस में। अगर मान लो आप, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 11 रेंज, 11 जो है वो रेंज के अंदर आ गया तो डोमेन नहीं हो सकता। x की जगह आप 11 भी तो पुट कर सकते हो। x की जगह जब आप 11 पुट करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक और रेंज का एलिमेंट आ जाएगा। तो डोमेन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं और रेंज के अंदर भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो डोमेन क्या है, जो x की वैल्यू आप उसके अंदर रख सकते हो वो डोमेन होगा, और जो y की वैल्यू आपको मिल सकती है वो सभी की सभी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रेंज का इंटरवल आ जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं मैंने बोल दिया कि एक फंक्शन है एफ एक्स, एक कुछ इस टाइप का फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक सिंपल सा फंक्शन ले लिया यहां पर मैंने, और ये बोला गया है कि इस फंक्शन के अंदर x और x की जो वैल्यू है, x और fx जो है ना, इसको एक बार चलो y के भी इक्वल रख देते हैं क्योंकि y इज इक्वल टू अपना fx होता है। और ये बोला गया है कि x और y जो हैं वो दोनों बिलोंग करते हैं आपके 1 2 3 4 और 5 में से। कुछ इस तरीके से रखा, बोला गया है कि अपने जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, उसमें x और y आपने इसी ब्रैकेट में से लेने हैं, इन्हीं एलिमेंट में से आपने लेने हैं कि x की वैल्यू भी आपकी यहां से आनी चाहिए और y की वैल्यू भी आपकी यहां से आनी चाहिए। तो x की जगह पर जैसे ही आप यहां पर 1 पुट करोगे, x की जगह जैसे ही 1 पुट किया जाता है तो y की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 3 मिलती है। ठीक है, तो x की जगह पर जैसे ही आपने 1 रखा तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 3 मिली, और ये किसकी वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू। अब अगर x की जगह पर 2 रखोगे, अगर x की जगह यहां 2 रखा जाता है तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। x की जगह 2 रखा जाए तो y की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। अगर x की जगह पर 3 रखोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 5 मिल रही है। x की जगह 3 पुट करो, y की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। उसके बाद x की जगह 4 रखोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। और इसी तरह अगर बाद में 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। तो यहां पर जो जो आपने x की वैल्यू रखी है वो क्या है, डोमेन है, और जो जो y की वैल्यू आपको मिली है वो क्या है, रेंज है। बस शर्त ये है कि दोनों की दोनों वैल्यू आपकी यहां से आनी चाहिए। हाँ भाई, तो जैसे ही आपने x को 1 रखा, y आपको 3 मिला, क्या 1 और 3 दोनों उसके अंदर है, 1 तो आपने लिया ही वहां से था, 1 तो हो गई उसमें, और जो y की वैल्यू आई है क्या वो उसके अंदर है, बिल्कुल है। मतलब ये हो गया कि 1 यहां पर अगर डोमेन है ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
उसके बाद जैसे ही आपने 2 रखा तो y आपको कितना मिला 4, और 4 भी यहां पर है इस ब्रैकेट में, तो आप बोलोगे कि 2 रखने पर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। और 3 रखोगे तो 3 रखने पर आपको यहां पर क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, और 5 भी अपनी रेंज के अंदर है, तो 3 रखने पर क्या मिला आपको 5 मिला। लेकिन जैसे यहां पर 4 रखता हूं मैं, वो हमें 6 मिलेगा, और 6 आपका इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि y क्या है, y भी तो इसी ब्रैकेट में से आना चाहिए, जो भी y की वैल्यू आएगी इसी ब्रैकेट में से आनी चाहिए। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू यहां पर 4 रखी, y की वैल्यू आपको क्या मिले 6, पर 6 तो आपके पास है ही नहीं, इसलिए 6 आपके पास है नहीं, मतलब 4 नहीं रख सकते। ठीक है, आपको 6 यहां पर नहीं है, इसके अंदर 6 नहीं है, मतलब x की वैल्यू 4 नहीं रखी जा सकती, ये आपका केस नहीं होगा यहां पर। उसके बाद जैसे ही आप यहां पर x की वैल्यू 5 रखोगे तो y आपको दोबारा क्या मिलेगा, y 7 मिल जाएगा, और 7 फिर अपने पास नहीं है, मतलब 5 भी नहीं रख सकते। तो जो x की वैल्यू आप रख सकते हो उस वैल्यूज को अपने क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन था अपना, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन का अगर आपसे डोमेन पूछा जाए, डोमेन इस ब्रैकेट के लिए, तब आप बोलोगे इसका डोमेन क्या था 1, 2 और 3, सिर्फ डोमेन के अंदर ये 3 एलिमेंट हैं। रेंज का मतलब जो मिला है आपको, मिला क्या कुछ है 3, 4 और 5, तो रेंज आपके पास आ जाएगी, रेंज हो जाएगी जो y की वैल्यू आपको मिली है 3, 4, 5, ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो डोमेन और रेंज का मतलब पता लग गया होगा कि डोमेन क्या होता है कि जो x की वैल्यू आपने रखनी होती है वो डोमेन है, और जो y की वैल्यू आपको मिल रही होती है उसके बोलते हैं रेंज। अब x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं कि जो मर्जी रख दो। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन दे रखी है तब हमें उस कंडीशन को जरूर फॉलो करना है। अगर उसने कोई कंडीशन नहीं दी हुई, फिर अपनी मर्जी है, आप x की वैल्यू कोई भी रख सकते हो और y की वैल्यू आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी जो भी होगी। लेकिन अगर कोई वैल्यू दे रखी है, कोई ब्रैकेट दिया हुआ है, कोई कंडीशन दी हुई है, तो उस कंडीशन को काम में जरूर लेना है। तो यहां पर 1, 2, 3 ये आपके पास किसके एलिमेंट आ गए, डोमेन के एलिमेंट आ गए, और 3, 4, 5 ये आपके पास किसके एलिमेंट आ गए, रेंज के एलिमेंट आ गए। तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया आपके पास रेंज। एक नई टर्म और आती है आपके पास डोमेन और रेंज के अलावा, वो होती है कोडोमेन। एक कोडोमेन वर्ड और आपको दिखाई मिलेगा। तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन आपने जिस इंटरवल में से रेंज के एलिमेंट को चुना है उसे अपने बोलते हैं कोडोमेन। जिस इंटरवल में से रेंज के एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया है वो आपके पास क्या होता है, कोडोमेन होता है। वो जो सेट है उसे अपने बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि x तो आपने यहां से लेना ही था, लेकिन y भी आपने यहीं से लेना है। तो y को जहां से लेना होता है, जिस इंटरवल में से y की वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है, उसको अपने बोलते हैं कोडोमेन। तो ये पूरा जो ब्रैकेट है ये किसका काम कर रहा है, कोडोमेन का काम कर रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि x और y के लिए आपको सेम ही ब्रैकेट दिया हो, x और y के लिए आपको अलग अलग ब्रैकेट भी दिए हो सकते हैं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाता कि x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, चलो, और y बिलोंग्स टू आपको बोला गया कि 3, 4, 5 होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग दे दिया कि x यहां से लेना है आपने, y यहां से लेना है। तो जैसे ही आपने x को 1 रखा, तो सॉरी यहां 5 की जगह मैं 4 करता हूं। ठीक है, x को जैसे ही 1 रखा तो y आपको मिला 3। क्या y के अंदर 3 है? बिल्कुल सही है, ये रिलेशन यहां चल गया। x को जैसे 2 रखा, यहां से x को 2 उठाया तो 2 रखने पर आपको 4 मिला, 4 इसके अंदर था, ये भी सही है। x को जैसे यहां से 3 उठाया, 3 रखा तो हमें मिला 5। यहां 5 नहीं है, एक बार चलो मैं यहां पर 5 लिख देता हूं, तो आप बोलोगे कि ये भी इसके अंदर है। लेकिन x को यहां से जब आपने 4 रखा, इसके अंदर x को 4 रखा यहां पर, तो y आपको 6 मिला, लेकिन 6 आपका इस इंटरवल के अंदर नहीं है। मतलब आप बोलोगे कि x की वैल्यू 4 नहीं रखी जा सकती। तो जो x की वैल्यू रखी गई है वो डोमेन होगी। तो x बिलोंग्स टू, इसमें से डोमेन अगर पूछे तो सभी पूरे को डोमेन नहीं बोलना, जो जो x की वैल्यू रखी जा सकी है उसी को आपने डोमेन बोलना है। तो डोमेन होगा 1, 2 और 3, बस ये 3 एलिमेंट मिलकर डोमेन बनाएंगे। रेंज क्या होगी, जो आपको मिला है, आपको मिला क्या कुछ है 3, 4, 5, तो रेंज के अंदर आपके सिर्फ ये 3 एलिमेंट आएंगे। तो डोमेन के अंदर भी 3 एलिमेंट थे, यहां पर रेंज के अंदर भी 3 एलिमेंट है। और जिस ग्रुप में से आपने रेंज को चुना है, इस पूरे ग्रुप को अपने क्या बोलेंगे, पूरे अपने सेट को, इस सेट को बोलेंगे अपने कोडोमेन। तो ये आपका तीसरा वर्ड था, डोमेन और रेंज के अलावा कोडोमेन। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को डोमेन और रेंज के बारे में पता होता है, लेकिन कोडोमेन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो कोडोमेन कोई ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं है, बस इतना है कि जिस ब्रैकेट में से आपने रेंज के एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है, चुनना होता है, उसी को अपने बोलते हैं कोडोमेन।
ठीक है, समझ आ गई होगी बात। तो ये अपना हो गया डोमेन, रेंज और कोड मेन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं अपने। तो मैं एक फंक्शन और ले रहा हूं, जैसे y इज इक्वल टू है साइन एक्स प्लस 2। ये मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। x बिलोंग्स टू, मान लो आपको ये बोल रखा है कि माइनस पाई बाय 2, 0, पाई बाय 2 और पाई। x बिलोंग्स टू आपको ये दिया हुआ है, और y बिलोंग्स टू आपको ये बोल रखा है 1, 2, 3, 4। ये आपको x और y दे रखे हैं कि x का भी सेट दिया हुआ है और y का भी सेट दिया हुआ है। हमें देखना है डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोड मेन क्या है यहाँ पे। तो पहले x की जगह पर माइनस पाई यहाँ पर हमने रखा, y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कहाँ पर पूछी गई है? जब x को माइनस पाई रखा। तो अगर इसको आप y इज इक्वल टू एफ एक्स कहते हो, इसको अगर यहाँ पर एफ एक्स लिखते हो और यहाँ पर y लिखते हो, तो x की जगह पर माइनस पाई रखा, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन माइनस पाई प्लस 2, जो कि कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि साइन माइनस पाई 0 होता है। उसके बाद x की जगह जब माइनस पाई बाय 2 रखता हूं, तब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? माइनस का साइन माइनस का पाई बाय 2 प्लस 2, और आपके पास आंसर जो आ रहा है 1 आ रहा है। उसके बाद x की जगह जैसे ही 0 रखा तो साइन 0 प्लस 2, तो साइन 0 0 होता है, आपका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। फिर x की जगह पर रखा प्लस का पाई बाय 2, x की जगह पाई बाय 2 रखा तो आंसर मिला साइन पाई बाय 2 प्लस 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3। और लास्ट x की जगह पर अगर आपने पाई रखा तो साइन पाई प्लस 2, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब डोमेन के लिए आपको जितने भी एलिमेंट दिए थे सेट के अंदर, मैंने सारे के सारे एलिमेंट यहां पर रख दिए। तो जैसे ही माइनस पाई रखा 2 मिला। क्या 2 अपने y के अंदर है? 2 बिल्कुल y के अंदर है, ठीक है। x की जगह माइनस पाई बाय 2 रखा तो क्या 1 है रेंज के अंदर? y के अंदर बिल्कुल है, 1 भी है, 2 है, 3 है, बिल्कुल है। मतलब ये हुआ कि x की यहाँ पर इस इंटरवल में से आपने सारी की सारी वैल्यू रखी और सभी की सभी वैल्यू आपको y के अंदर मिल गई। मतलब ये हुआ कि डोमेन के अंदर ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पर x जो है ये पूरा डोमेन का काम कर रहा है। लेकिन पिछला जो अपने क्वेश्चन लिया था उसमें सारे एलिमेंट डोमेन का काम नहीं कर रहे थे, उसमें से गिने चुने एलिमेंट थे। तो यहां पर सभी के सभी एलिमेंट रखने पर, कुछ भी एलिमेंट रखो उसमें से आपको जो भी y की वैल्यू मिल रही है वो आपको इस इंटरवल में से मिल रही है। मतलब ये सारे आपके किसके एलिमेंट हैं? डोमेन के एलिमेंट है। तो आपका डोमेन अगर पूछा जाए तो आप इस पूरे को डोमेन बोल दोगे। अब आपको मिला क्या कुछ है? जो कुछ मिला है वो इस फंक्शन की रेंज है। तो मिला क्या है आपको? 2, 1 और 3, सिर्फ 3 ही पॉइंट मिले। 2 मिला है, 1 मिला और 3 मिला है। तो ये जो 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये 3 एलिमेंट का जो सेट होगा ये आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगी। तो इस फंक्शन की रेंज आपके पास आ जाएगी 1, 2, 3। ये इस फंक्शन की है रेंज। तो डोमेन क्या था? जो रखा गया था। रेंज क्या थी? जो मिली है आपको। अब आगे बात कोड मेन की। तो कोड मेन क्या बताया था कि एक ऐसा सेट जिसमें से रेंज को चुना जाता है, एक ऐसा सेट जिसमें से रेंज के एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, उसे अपने रेंज बोलते हैं। तो यहां पर रेंज हमेशा y के एलिमेंट में से निकाली जाती है। तो y का जो पूरा सेट होगा उसको ही अपने बोलते हैं कोडोमेन। तो ये जो y इज इक्वल टू आपका पूरा 1, 2, 3, 4, ये जो सेट है ये आपके पास क्या होगा? कोडोमेन होगा। तो तीनों फर्क पता लग गया होगा, डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडमेन क्या है। अब अलग अलग फंक्शन के लिए डोमेन कैसे निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाला जाता है, ये अपने आगे करेंगे जब फंक्शन का टाइप हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको डोमेन और रेंज के बारे में जितना पता होना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है। अब अपने इसके बाद चलते हैं फंक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फंक्शन का पहला टाइप ले रहा हूं मैं, और फंक्शन के पहले टाइप का नाम है आपके पास कॉन्स्टेंट फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन की अपने बात करेंगे, टाइप ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन के जितने भी टाइप होंगे लगभग आपके पास 12-13 टाइप होंगे फंक्शन के। अपने सारे के सारे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और पहले टाइप का नाम है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? नाम से पता लग रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि जो वेरी नहीं करता, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, रुका हुआ रहता है, उसे अपने बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो भी फंक्शन था उसके अंदर x कहीं नहीं है, सिर्फ आपके पास कोई कांस्टेंट है। 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, चाहे नेगेटिव में कोई ले लो, चाहे 0 ले लो। इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन, कि f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या है? 2 है। तो ये आपके पास हो गया कांस्टेंट फंक्शन। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर x की जो मर्जी वैल्यू रख दो, x की कोई भी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या रहेगी? 2 रहेगी।
x की कोई भी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। तो अगर आप ये कहोगे इसके अंदर x दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 2 के मल्टीप्लाई में x की पावर आपने क्या लगा दी, 0 लगा दी। 2 के मल्टीप्लाई में x की पावर 0 कर दी, क्योंकि x की पावर 0 तो क्या होगा, 1 होगा, और किसी भी नंबर की पावर जब 0 करते हैं तो आपके पास 1 आता है। तो x की जो मर्जी वैल्यू रखो, 1 2 3 4, नेगेटिव के अंदर कुछ भी रखो, आपको हमेशा आंसर 2 मिलेगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है वो उसका डोमेन होता है, और जो y की वैल्यू आपको मिलती आई है उसे अपने बोलते हैं रेंज। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन आपके पास क्या है, x की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी, जो मर्जी हो, तो आपका यहां पर डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स इसका डोमेन होंगे, ऑल रियल नंबर। और ऑल रियल नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल R भी लिख सकते हो, और चाहे इसको माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट इस तरीके से ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट के बीच के सारे नंबर आ जाएंगे इसमें। तो इन तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, इसलिए डोमेन इसका क्या हो गया, R हो गया। लेकिन y की वैल्यू आपको क्या मिली है, y की वैल्यू, y हमेशा आपको 2 ही मिला है। तो इस फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी, उस रेंज के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है, 2 है। तो इस फंक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट होगा रेंज के अंदर, और वो एलिमेंट आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो डोमेन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट थे, रेंज के अंदर एक ही एलिमेंट है 2, और ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन में दिया होगा। 2 बोला तो 2 ले लो, 0 बोला तो 0 ले लो, -2 लिया है तो -2 ले लो। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है। तो x की जगह पर कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 जो मर्जी रखो, y की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या आनी है, 2 ही आनी है। y की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब यहां पर इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, ये इस फंक्शन का आपके पास क्या है, ग्राफ है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा आपका क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। अगर वो फंक्शन आपका पॉजिटिव है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, तो ग्राफ आपका जो है ओरिजिन से ऊपर की ओर होगा, ओरिजिन से ऊपर होगा। अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ आपका हमेशा ओरिजिन से क्या होगा, नीचे की ओर होगा। लेकिन ग्राफ जो है कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, एक्स एक्सिस को कहीं पर कट नहीं करेगा। वाई एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस के हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो ना ही कभी इंक्रीज करते हैं और ना ही कभी डिक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये ना ही आप इसको इंक्रीजिंग बोलोगे, ना ही आपने डिक्रीजिंग बोलना है। इसका नाम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन ना ही बढ़ेंगे ना ही कम होंगे, हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन के अंदर क्या कुछ पता लगना चाहिए था, डोमेन के बारे में पता हो, रेंज के बारे में पता हो, और इसका ग्राफ पता हो। और जब अगर आप इस फंक्शन को, कांस्टेंट फंक्शन को अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो ना, इंटू एक्स की पावर 0 की फॉर्म में लिखते हो, बात तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन आपको ये बात जरूर मेंशन करनी पड़ेगी कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x की जगह पर अगर आप 0 रखते हो तो 0 की पावर 0 तो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए आप यहाँ पर 0 की पावर 0 नहीं लिखना इसको, ठीक है। लेकिन ये हमेशा होगा कि चाहे x को 1 2 3 4 कुछ मर्जी रखो, चाहे 0 बोल दो, आपको आंसर 2 मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये बात आगे जरूर लिखनी है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो 0 पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा उस केस में। तो ये था आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। तो कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है, कहीं पर ब्रेक नहीं होती। तो ये हमारा पहला टाइप था फंक्शन का, कांस्टेंट। अब चलते हैं दूसरे टाइप पर। तो दूसरा टाइप मेरे पास क्या है, दूसरा टाइप वो है आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा टाइप आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब उसकी बिल्कुल इमेज बना देना, बिल्कुल इमेज। मतलब ये हुआ कि जो आपने x की वैल्यू रखी है, आपको y की वही वैल्यू मिल रही है, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन, कि x की वैल्यू आपने जो रखी है, y की आपको वही वैल्यू मिले। तो नाम से पता लग रहा है आइडेंटिटी फंक्शन का एक्सप्रेशन कैसा होगा, y इज इक्वल टू x होगा, कि आपने x को जो रखा y वही मिलना चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। और अगर y को आप fx बोलते हो तो इस फंक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, fx इज इक्वल टू x। ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, कि आप x की कोई भी वैल्यू रखो, आपको y की वही वैल्यू मिलेगी। अगर आपने x को 1 रखा, y भी 1 मिलेगा, x को 2 रखा, y भी 2 मिलेगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, y इज इक्वल टू x बोल दो या फिर fx इज इक्वल टू x बोल दो, ये हमेशा आपका आइडेंटिटी फंक्शन रहेगा। अब इस आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, तो जो आपने x की वैल्यू इसमें रख सकते हो वो डोमेन है, और जो y की वैल्यू आपको मिलेगी वो इसकी क्या है, रेंज है। और यहाँ आपको पता ही है कि x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, x की जैसी मर्जी वैल्यू रख दो, और जो आप x की वैल्यू रखोगे वो इसका डोमेन है, और वही वैल्यू आपको मिलेगी। मतलब जो इसका डोमेन है वही इसकी क्या है, रेंज है, क्योंकि जो x रखा है वही y आपको मिला है, तो डोमेन और रेंज इसके सेम होंगे। और अगर x की इसकी कोई भी वैल्यू रख सकते हो तो इस फंक्शन का आपने डोमेन क्या बोलना है, डोमेन इज इक्वल टू r। मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या है, और ये एक रियल नंबर है,
कि x की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो, जैसी मर्जी हो। और जो आपने x की वैल्यू रखी है y की आपको वही वैल्यू मिलेगी, इसलिए इस फंक्शन की रेंज भी आपके पास क्या आ जाएगी, r आ जाएगी। तो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी r होता है और आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज भी r होती है। अगर अपने इस फंक्शन का ग्राफ बना के देखें कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा कि x को आपने 0 रखा, y 0 मिला, x को 1 रखा, y 1 मिला, x को 2 रखा, y 2 मिला, x को 3 रखा, y 3 मिला। तो इन सारों को आपस में मिला दो, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन के लिए है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आपके सामने लिखी पड़ी है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y = x। मतलब इस लाइन के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट लें, कोई भी कोऑर्डिनेट ले, उसका x और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। और कैसी स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास करती है, और उसकी इक्वेशन क्या है, y = x। और ये y = x अगर लाइन है, अगर इसको आप स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करोगे y = mx + c से, तो यहां से आप कह सकते हो कि इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 है। इस लाइन का स्लोप 1 है, और स्लोप 1 है मतलब ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये एंगल आपके पास 45 डिग्री बन रहा है, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 1 है। देखो इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो m की जगह पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, और c की जगह कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो इंटरसेप्ट तो 0 ही होगा, c तो 0 होगा, इसको तो 0 कर देंगे सीधे। m की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और m क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे। मतलब ये वो लाइन है जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है ओरिजिन पर x एक्सिस से। तो ये जो ग्राफ आपका किसका ग्राफ हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, तो जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपने देखना है, ग्राफ को लेफ्ट टू राइट की ओर देखना है आपने, लेफ्ट से राइट की ओर। अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते टाइम आपका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, तब तो इंक्रीजिंग है, और अगर नीचे की ओर आ रहा है तब फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का आपका ग्राफ आपके सामने ही है। तो ये देख रहे हो कि ग्राफ लगातार कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब इस फंक्शन का ये जो फंक्शन है आपका, ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसके लिए आप लिख दोगे कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो ऑलवेज क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो ये आपके पास हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। तो आज हमने क्या किया, थोड़ा सा डोमेन और रेंज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया है, और फंक्शन के 2 टाइप किए हैं, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। बाकी नेक्स्ट करेंगे अपने अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।